नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। अनलॉक 1 के आखिरी दिन भी दिल्ली से नोएडा आ रहे लोगों के लिए कोई राहत नहीं है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पहले जैसे ही सील है। जिनके पास इजाजत है या जो जरूरी सेवा से जुड़े लोग हैं, सिर्फ यूपी पुलिस उन्हें ही नोएडा में एंट्री दे रही है। डीएनडी पर यूपी पुलिस की सख्ती की वजह से ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है। कैसी है डीएनडी पर मौजूदा स्थिति, जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने। 1 का आज आखिरी दिन है। आज 30 जून है और आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पे स्थिति क्या है। देखा जाए तो अभी भी जो है पहले जैसी स्थिति है, बॉर्डर पूरी तरह से सील है। यूपी पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। जिनके पास परमिशन है, पास है, जो ज़रूरी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, चिकित्सा उपचार से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही नोएडा में एंट्री दी जा रही है। और जिनके पास पास और परमिशन नहीं है उनको सीधे जो है दिल्ली वापस भेज दिया जा रहा है। मंगलवार का दिन है, सुबह का समय, इसलिए गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। आप देख सकते हैं कि पूरी सख्ती के साथ जो है एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही जो है नोएडा में एंट्री दी जा रही है। लगातार जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए अभी भी दिल्ली और यूपी बॉर्डर को सील रखा गया है। हालांकि देखा जाए तो 1 जून से अनलॉक 2 शुरू हो रहा है, जिसको लेकर के गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। और उसमें जो राहत मिली है, तो राहत जो रात के समय जो कर्फ्यू लगा रहता था उसमें राहत देखने को मिली है। 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक जो है कर्फ्यू रहेगा, बाकी समय लोगों को छूट रहेगी। लेकिन अगर दिल्ली और यूपी बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दिख रही है। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनका कहना है कि अभी कोई ऐसा उनके पास मैसेज या निर्देश नहीं आया है जिससे जो है लोगों को वो जाने दें। मतलब बॉर्डर अभी पूरी तरह से सील रहेगा और जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक जो है किसी प्रकार की कोई जो है यहाँ पे लोगों को राहत नहीं दी जाएगी। ऐसे में जो लोग दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी चुनौती है बिना पास वाले लोगों को कि कैसे वो जाएं नोएडा। अगर देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से लगातार पास जारी किया जा रहा है, लेकिन जिनको पास नहीं मिल पा रहा है उन लोगों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी भी जो है जो लोग दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे हैं उनके लिए राहत भरी खबर नहीं आई। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। पीएमओ की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम 6वां संबोधन होगा। बुंदेलखंड के लोगों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए आज सीएम योगी अपनी महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल योजना का शुभारंभ करेंगे। इससे पानी की समस्या से जूझ रहे बुंदेलों में एक आशा की किरण जगी है। 10,131 करोड़ की इस परियोजना का शुभारंभ सीएम झांसी से करेंगे, जिससे जालौन के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। बुंदेलखंड के बाकी इलाकों की तरह ही जालौन में भी गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है और अब यहाँ के लोगों को आस जगी है कि बुंदेलखंड की प्यास बुझेगी। पानी की बहुत ही भयंकर समस्या है। पूरे वार्ड में समथिंग 6 या 7 हैंडपम्प लगे हैं, जिसमें 4 हैंडपम्प खराब, 3 हैंडपम्प चाहिए। समस्या है, हम लोग जब से नल में भरते हो, नल भी पानी नहीं देता है और बहुत परेशानी, 2 किलोमीटर दूर से पानी भरते। देश में पिछले 24 घंटे में 418 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में 18,522 नए केस सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है वैसे वैसे मरीजों का आंकड़ा भी। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5,66,840 हो चुकी है, जिसमें 3,34,822 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब देश में 2,15,125 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक देश में 16,893 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये देश के आंकड़े थे। प्रदेश की बात करते हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में 685 नए मरीज पॉजिटिव मिले हैं। 22,841 मरीजों की संख्या हो चुकी है। यूपी में एक्टिव केसों की बात करें 6,650 है। 15,506 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। यूपी में अब तक कोरोना से 672 मरीजों की मौत हुई है।
और कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल होगा। भारत की पहली वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत मिल गई है। जुलाई में शुरू होगा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। वैक्सीन कोवैक्सीन का हम जिक्र कर रहे हैं, जो नाम दिया गया है, क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिली है और ये संभावना देखिए अब ट्रायल के बाद कितनी कारगर ये साबित होती है, क्या रहता है, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। और सरकार ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कल से प्रभावी हो जाएंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक रहेगी। हालांकि वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम और बार बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्यों को इससे छूट दी गई है। तो लगातार हमने आपको देश के आंकड़े बताए, कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद, प्रदेश के आंकड़े बताए भी आपको, और जिस तरह से बढ़ रहे हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो फिलहाल यूपी में बेहतर है। और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से, अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़ेंगे, उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, आपसे इसकी शुरुआत करते हैं। हम जिस तरह से आंकड़े देख रहे हैं, देश और प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ रही है, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और अनलॉक 2 में हम कदम रखने वाले हैं। किस तरह की ग्राउंड रियलिटी है अभी वहां की और क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, जो शुरुआती दौर में जहां तक नमूनों की जांचों की बात है, जो कुछ 100 से शुरू हुआ था नमूनों की जांच, अब वो उत्तर प्रदेश में 22,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। कल की अगर बात करें तो 22,000 से ज़्यादा जांचें हुई थी और बिला शक शुबहा जो जांचें बढ़ रही उस हिसाब से तादाद भी संक्रमण का बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि अनलॉक के बाद, क्योंकि अनलॉक का आज आखिरी दिन भी है, कल से अनलॉक 2 शुरू हो जाएगा, लेकिन अनलॉक 1 में जिस तरह से आंकड़ा ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इस तरह की आशंका स्वास्थ्य के जानकार कर रहे हैं कि 2 में भी शायद ये आंकड़ा बदस्तूर जारी रहेगा। जैसे सिर्फ राजधानी लखनऊ की बात कर लें कि कल तक जो आंकड़ा 100 कंटेनमेंट जोन का था, लगभग कल 23 कंटेनमेंट जोन उसमें और बढ़ गए। एक एक दिन में 23 कंटेनमेंट जोन का बढ़ना अपनी तरफ इशारा कर रहा है कि अनलॉक 1 में ग्राफ बढ़ा है। तो ऐसे में अनलॉक 2 में तमाम सरकारी कवायदों के बाद एक बार फिर से तमाम लोगों को न सिर्फ सख्त गाइडलाइन पर अमल करने की ज़रूरत है, बल्कि उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर जुलाई का महीना ऐसे ही आंकड़े बढ़ता रहा, और एक उदाहरण सिर्फ लखनऊ का लिया जा रहा है कि अगर यहाँ पर 250-300 कंटेनमेंट जोन हो गए एक शहर में, और पूरे शहर में करीब 500 से 7 मोहल्ले अगर मेन स्ट्रीम में है, तो ऐसे में आधा शहर अगर कंटेनमेंट जोन में बदल जाएगा तो हालात के बारे में जो है सोचा जा सकता है। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हमारे साथ उपेंद्र भी हैं। उपेंद्र, आज ही हम खबर दिखा रहे थे मणिकर्णिका घाट जो है वो पानी में डूब गया है। अभी पहली मानसून की बारिश हुई, हम सुबह से खबर दिखा भी रहे हैं, यानी कि मानसून ने दस्तक दे दी है। हम कोरोना के आंकड़े भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। अलाउद्दीन ने बताया कि कंटेनमेंट जोन्स भी बढ़ रहे हैं और मानसून के बाद जो एक मौसमी बीमारियां होती हैं वो भी परेशान करने के लिए तैयार हैं। तो उस लिहाज से क्या तैयारियां हो रही हैं? देखिए जिन्हें तैयारी तो के दावे तो बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से हर साल डेंगू और मलेरिया के प्रकोप से ही सारे के सारे सरकारी अस्पताल तो छोड़ दीजिए, निजी अस्पताल के भी बेड भरे होते हैं, और उस टाइम पर चूंकि अब माना जाता है जो मलेरिया विभाग के सीजन होता है वो माना जाता है जुलाई से डेंगू का सीजन शुरू हो जाता है। जबकि अब अगर हम आंकड़े देखें कोरोना के, तो कोरोना के आंकड़े पिछले 15 दिन से बढ़ रहे हैं। तो यानी कि दोहरी चुनौती की ओर जो है जिला प्रशासन बढ़ रहा है। अब देखने की बात तो ये होगी कि किस तरीके से दोहरी चुनौती से निपटा जा सकता है। मानसून ने इस बार समय से पहले दस्तक दे दी है, जिसके कारण मैं कल भी यही बात कह रहा था, और कल हमारी बात भी हो रही थी बाढ़ के कुछ अफसरों से जी। तो वो उनका भी यही मानना था कि जो बहुत सारे इलाके जो गंगा और दूसरी नदियों के किनारे गांव हैं,
वहां पर अगर जो है संक्रमण पहुंचता है, कई इलाकों में पहुंच भी गया है, तो उन इलाकों में नियमों का पालन कराना बड़ी चुनौती होगी, लोगों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा होगी। फिलहाल प्रशासन इन जो सारी चुनौतियों के मद्देनजर तैयारी कर रहा है, लेकिन ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कल जो अनलॉक 2 की शुरुआत होने जा रही है वो पूरी तरीके से चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें कोरोना के साथ हर साल जो है आने वाली जो बीमारियां हैं, मच्छर जनित जो बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, इसका भी प्रकोप बढ़ेगा। और ये हर बार हर शहर की प्रॉब्लम है। आप यूपी के लगभग सभी बड़े शहरों को आप देख लीजिए तो वहाँ जलभराव और डेंगू हर साल कहर भर पाता है, हर साल कई मौतें होती हैं और लोग न केवल जानमाल से बल्कि आर्थिक रूप से बहुत टूटते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल ऑलरेडी फुल हैं। तो ऐसे में निजी अस्पताल की ओर से हर बार खबरें आती हैं लूटने की, उनकी महंगी दवा फीस की। तो ऐसे में तमाम सारी जो समस्याएं हैं, तमाम सारी जो खबरें हैं, ये आने वाले वक्त पे देखने को मिलेंगी। बस अब देखने की ये बात है कि सिर्फ इस चुनौती से, दोहरी चुनौती से प्रशासन किस तरह से निपटेगा। और खास बात यह है कि लोगों को भी सचेत रहना पड़ेगा। फिलहाल अभी भी बनारस में बारिश हो रही है। मणिकर्णिका घाट की जो एक तरफ की लेन है वो पूरी डूब गई है। दशाश्वमेध घाट में जो महादेव के चरणों तक गंगा पहुंच गई है। तो बाढ़ ने एक तरीके से धार्मिक लिहाज से हम देखें तो माना जाता है मणिकर्णिका की सीढ़ी डूबती है, दशाश्वमेध घाट पे शिव के चरणों तक गंगा पहुंचती है, तो बाढ़ ने दस्तक दे दी। हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 60.53 पहुंच गया है गंगा का जल स्तर, यानी कि चेतावनी बिंदु के पास। तो अब हम बाढ़ की खतरे से इनकार नहीं कर सकते। कोरोना का खतरा सामने हमारे है। जो मच्छर जनित बीमारियां हैं वो होनी ही है, क्योंकि ये हर साल बरसाती सीजन जुलाई से इसका सीजन शुरू हो जाता है। तो अब हमें भी बहुत सचेत रहना होगा और प्रशासन को कोई ठोस और मुकम्मल जो है रणनीति और इंतजाम करने होंगे। जी ना, ठीक। उमेश भी हमारे साथ है मेरठ से। उमेश, जैसे मॉनसून आ गया, तस्वीरें हमने देखी भी, आपने भी जो है काफी रिपोर्ट्स भेजी, यानी कि कोरोना से हम पहले ही लड़ रहे हैं, मॉनसून भी आ गया है, प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन हम उसमें भी कुछ कमियां देखते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट भी देख रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में किस तरह से अव्यवस्था है वो भी हम देख रहे हैं। अब आती है अपनी भी जिम्मेदारी, जिस पर बार बार कहा जाता है कि अपने लेवल पर भी आप थोड़े से तो एफर्ट्स कीजिए अपने लिए। उसमें मेरठ वालों का क्या रोल है? अब भी संजीदगी से ले रहे हैं इसे या नहीं ले रहे हैं? जी हाँ, देखिए जीनत जी, सबसे पहले हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। बीते 24 घंटे में मेरठ में 12 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन 12 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस के साथ मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 967 हो गया है। इस सबके बीच बीते 24 घंटे के दौरान 2 और मौतें कोरोना की वजह से हुई हैं और यहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 69 हो गया है। मेरठ में सबसे अहम बात यह है कि यहाँ कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन कोरोना से मौत का आंकड़ा सामने ना आए। और रही आपके सवाल की बात कि अब मॉनसून शुरू हो चुका है, मॉनसून ने दस्तक दी है, तो यकीनन चैलेंज रहेगा। दोहरी चुनौती है, डबल चैलेंज है प्रशासन के सामने, नगर निगम के सामने, क्योंकि जल भराव होगा। नगर निगम को और ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डेंगू मलेरिया पांव पसारेगा। और यकीनन नगर निगम को आत्मनिर्भर बनने की जो बात कही जाती है, लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा और जिला प्रशासन को भी मुस्तैद रहना पड़ेगा। बहरहाल अनलॉक 1 का आज आखिरी दिन है। अनलॉक 2 की शुरुआत कल से होने जा रही है। 1 जुलाई से अनलॉक 2 की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ की तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर अनलॉक 2 के पहले का हाल है। अनलॉक 1 का आज आखिरी दिन है। एक बात जो सबसे अच्छी लगती है कि लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं, लोग मास्क लगाना नहीं भूल रहे हैं। ज़्यादातर लोग, बहुतायत लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का लोग ज़रूर दिख जाते हैं जो मास्क नहीं लगाए रहते हैं। लोगों को SMS का ख्याल रखना होगा, यानी सैनिटाइजेशन, मास्क और साबुन से बार बार हाथ धोना। अगर यही 3 कवायद लोग कर ले तो हम कोरोना को यकीनन मात दे देंगे। और अब जबकि मानसून का सीजन शुरू हो चुका है तो साफ सफाई का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो लोग भी अपने इलाके में जल जमाव देखते हैं, फौरन नगर निगम को इसकी सूचना दें, जिला प्रशासन को सूचना दें और जल जमाव कतई ना होने दें। जिला प्रशासन को और ज़्यादा मुस्तैद रहने की ज़रूरत है। जिस तरह से जाम लगता है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं, ये यकीनन बेहद चिंता का विषय है। अब देखिए चौराहे के बीचों बीच यहाँ पर जाम लग चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी नहीं उड़नी चाहिए। निश्चित तौर पर अगर इन बातों का ख्याल रखा जाए तो हम यकीनन कोरोना को भी मात देंगे
और जो बीमारियां पांव पसारेंगी उनको भी मात देंगे। जी धीरज। ठीक, अमित गंजू भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित जी, अमूमन हमें देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है स्टेट उसी पर चलता है, खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और हमने देखा कि गाइडलाइंस भी आ गई हैं अनलॉक 2 की। दूसरी बात यह है कि मास्क पहनना मैंडेटरी है, उसमें भी ये कहा गया है कि मास्क पहनना मैंडेटरी है, जिसका जिक्र अभी उमेश भी कर रहे थे। उस लिहाज से कानपुर में हमने कल भी तस्वीरें दिखाई कि लोगों को मास्क पहनने में बहुत दिक्कत होती है। ये बढ़ते आंकड़े उन्हें अभी भी नहीं डरा रहे हैं। कानपुर की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लापरवाही रहती है, तो अभी के ताजा स्टैट्स, तैयारियां और लोगों का मिजाज क्या है? देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे सहयोगी उपेंद्र उमेश बता रहे थे, कानपुर कुछ इससे अलग नहीं है। पहले तो मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बीते 24 घंटे में 3 मौतें हो चुकी हैं। 34 लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं। आंकड़ा 1100 को पार कर चुका है, और अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो वो भी 250 है। हालांकि पिछले अगर हम 2 दिनों की बात करें तो रिकवरी रेट कुछ बढ़ा है, ये एक थोड़ा राहत भरा है। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे का दृश्य दिखाइए कि क्या लोगों ने इस चौराहे को बना कर रखा है। पुलिस जबरन रोक रही है, वो भाग रहा है, और उसको पहले तो उसने मास्क नहीं लगाया, ना हेलमेट लगाया है, और रॉन्ग साइड, मतलब कुल मिला के लोग नियमों को और पुलिस से बहस में करने में लगे हैं। उप निरीक्षक उनका अब चालान काट रहा है। अगर चौराहे की बात की जाए तो लोग बेधड़क, कुछ ने मास्क लगाए, कुछ ने नहीं लगाए, कुछ मास्क नीचे करके गर्दन पे जा रहे हैं, जैसे जो मुंह है वो गले की जगह आ गया हो। अब लोग कानपुर में ऐसा ट्रेंड है कि मुंह को छोड़ के गले में बांध लेते हैं कि कहीं ना कहीं खाना पूर्ति के लिए रहे। और अगर बात की जाए जिस तरह मानसून दस्तक दे रहा है, तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, स्वास्थ्य महकमे के लिए अलार्मिंग इसलिए है कि अगर पिछले साल की अगर बात की जाए, हम 2017 की बात करें, 2018 की बात करें, 2019 की बात करें, इन तीनों वर्षों में जैसे ही 25 जून से लेकर 15 अगस्त तक एक ऐसा माहौल रहता है कि मलेरिया और डेंगू का डंक लोगों को सताता है, डराता है, और उससे मौत के आंकड़े भी बढ़ते हैं। और उन मौत के आंकड़ों की बाजीगरी में पिछली बार भी जब सीएमओ ने पूरी लिस्ट तैयार की थी तो उसमें मौत के आंकड़ों में 3 लोगों की डिफरेंस आया था। यानी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए भी इनको सतर्क रहना पड़ेगा। और इसके अलावा आज अनलॉक पार्ट 1 का लास्ट डे है और कल से शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर नए नॉर्म्स आएंगे। आज देखना यह होगा कि अब प्रशासनिक अधिकारी ऐसी क्या रूल लाते हैं, ऐसी क्या सख्ती स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं, ताकि इन बेलगाम लोगों को, माफी चाहूंगा बेलगाम शब्द, जो इन नियमों को दरकिनार कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को अंगूठा दिखा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आप चारों का ताज़ा अपडेट्स के लिए। और इस आपने पूरी कन्वर्सेशन में, सारी बातचीत में देखा होगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है, आंकड़े बढ़ रहे हैं तो आपको भी समझना होगा, सरकार भी तैयारियां कर रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक समेत सरीखे ऐप शामिल हैं। सरकार का तर्क है कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है, इसलिए इन पर बैन लगाया जा रहा है। दरअसल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इनके सर्वर भारत से बाहर हैं और डाटा चोरी की कंप्लेंट बहुत बार आई है। हम एक तरफ चीन और भारत बॉर्डर पर टेंशन एलएसी पर स्पेशली देख रहे हैं, गलवान वाला इशू भी हमारे सामने है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू रहा, जिसकी वजह से ये स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ा सरकार को। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से मेक इन इंडिया और बाय फ्रॉम चाइना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार और एनडीए की मोदी सरकार की तुलना की है। राहुल ने अभी कुछ ही मिनट पहले ये ट्वीट किया है और उसमें एक वो ग्राफ के जरिए बता रहे हैं सिचुएशन अभी की और जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। 4 धाम देवस्थानम एक्ट पर आज सुनवाई होगी। सोमवार को सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया। कोर्ट में सरकार के जवाब में उन्होंने कहा है कि सरकार का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 के खिलाफ है। स्वामी ने अपने जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री समेत अन्यों को बोर्ड में रखना गलत है, उनको रखना बोर्ड में गलत है, जबकि सरकार और अधिकारियों का काम अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था की देखरेख करना है, न कि मंदिर चलाने का है। कोर्ट में रखी दलील में स्वामी ने कहा है कि मंदिर चलाने का काम तीर्थ पुरोहितों और भक्तों का होता है। आज फिर कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। सरकार और अन्य पक्षकार इस मामले में अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोरोना को लेकर एक बयान दिया,
जिसमें सूर्यकांत धस्माना ने कहा था कि क से कृष्ण और क से कोरोना होता है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा है कि हर युग में राक्षस पैदा होते हैं और उनके खात्मे के लिए भगवान जन्म लेते हैं, तो इसी तरह क से कोरोना और क से कांग्रेस के खात्मे के लिए मोदी जी का जन्म हुआ है। वहीं बीजेपी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा है कि इस तरह के बयान कांग्रेसी नेताओं की मानसिकता और दिवालियापन का सबूत है। अगर क से कृष्ण होता तो क से कंस भी होता है और कंस का खात्मा भगवान कृष्ण ने किया। मैं कह सकता हूं इस युग में मोदी जी क से कोरोना और क से कांग्रेस के खात्मे के लिए उनका जन्म हुआ है। इसलिए इस प्रकार के बयानबाजी से आप बचें, क्योंकि भगवान की तुलना किसी राक्षस से करना ये शोभा नहीं देता है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने भगवान कृष्ण की तुलना कोरोना से की है, तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है जिसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरी ओर अगर वो ये कहते कि क से कोरोना और क से कांग्रेस, तो ये बेहतर होता, क्योंकि कांग्रेस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस प्रकार के व्यवधान पैदा कर रही है उससे साफ है कि वह कोरोना के साथ है, जबकि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। तो कोरोना काल में नेताओं का ज्ञान आप सुन रहे हैं। वैसे आपको सुनाते हैं सूर्यकांत धस्माना का वो बयान जिस पर यह पूरा विवाद खड़ा हो गया है। यही संदेश दे रहा है कि अपने अंदर झांको, मैं वही हूँ। अब ये कह रहे नहीं बद्रीनाथ जी में ही है, केदारनाथ जी में ही है, वहाँ व्यापारी कह रहे हैं भैया कोरोना हो जाएगा, वहाँ पंडा पुरोहित कह रहे हैं कोरोना हो जाएगा। कोरोना जो है भगवान कृष्ण ने भेजा हुआ है, क से कोरोना और क से कृष्ण। मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा तहसील में पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। मामला पीपल टोला मोहल्ले का है, जहां 30 वर्षीय मोहित वर्मा अपनी पत्नी मोना के साथ रह रहे थे। बीती रात इनकी दोनों की हत्या हो गई है। पड़ोसियों को वारदात की जानकारी मिली, पुलिस को खबर दी गई और आपको जानकर हैरानी होगी कि घर के पालतू कुत्ते ने इस बारे में आस पड़ोस के लोगों को जो है वो दरवाजे से बाहर निकलता है, भौंकता है और इस तरह से आस पड़ोस के लोगों को जानकारी होती है। जो है इनकी जिसने नाम है उसको डॉगी का, वो भाग के गई, बड़ी तेजी से भाग के गई। तो हम कह रहे ये अकेली कैसे आ गई इस टाइम। अब मैं कि वो तो नहीं आया होगा इस टाइम, तो मैं कि ये कैसे आ गई अकेली। और ये बड़ी जोर से बड़ी अजीब सी इधर उधर हरकत से कर रही, मतलब पता ना कैसे कर रही वो उधर जा रही। हाँ दोनों रहते हैं, मियाँ बीवी दोनों रहते हैं। कितना टाइम हुआ था इनकी शादी को? कोई 10-11 साल हो गए। क्या किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश? दुश्मनी की तो भैया हम नहीं पता होगा, मैं क्या मालूम दुश्मनी का। यहाँ पर कस्बे में आज पति पत्नी का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। वहाँ पर सभी अधिकारियों द्वारा आज मुआयना किया गया, FSL की टीम बुलाई गई, इनकी हत्या की गई है और घर का सामान भी अस्त व्यस्त है। हमारी FSL की टीम और हमारी जो अन्य टीमें हैं वहाँ से एविडेंस कलेक्शन कर रही हैं और कुछ सामान घर से मिला है और कुछ सामान गायब होने का भी अंदेशा है, तो उसका ऑडिट चल रहा है और इस हत्या के पीछे कौन लोग हैं, क्या वजह हो सकती है, उसके लिए पूछना जाएगा। उधर बागपत की बड़ौद कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर शातिर बदमाश अजीत बावरिया को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश कई जिलों से वांछित चल रहा था, जिस पर लूट, हत्या, डकैती के 41 मुकदमे दर्ज थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।